बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 68 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य के किसी भी पोलिंग बूथ से हंगामे की कोई खबर नहीं है। करीब 56 लाख मतदाताओं ने 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। शाम 5 बजे तक 65.5% मतदान हुआ, जो 2017 के मुकाबले फिलहाल 8.5% कम है। 2017 विधानसभा चुनाव में 74% मतदान हुआ था। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। हिमाचल विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताएं बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक गृह राज्य है। जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे, बगावती उनके बागी, जो 21 बागी है चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से निकले, इसमें मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो अपनी बगावत के लिए जेपी नड्डा को दोषी ठहरा रहे हैं। तो अगर उनके राज्य में बीजेपी हार गई तो एक गलत संदेश जाएगा, वो भी तब जब जेपी नड्डा को दोबारा अध्यक्ष बना रही है बीजेपी। इसके अलावा धूमल जी का टिकट ना मिलना, धूमल के खेंदे का नाराज होना, वो भी मर जाएगा सर मत्थे पर नड्डा साहब के। इसलिए बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए तो डू और डाई बैटल लगता है, क्योंकि गुजरात में उनकी उम्मीदें उतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती। हिमाचल में उनके पास एक चांस है कि कम से कम जब 2024 के चुनाव में जाएं तो एक मजबूत राज्य उनके पास हो, छत्तीसगढ़ राजस्थान के अलावा। तो उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर कैंप कर रही थी, प्रचार कर रही थी, राहुल गांधी आई नहीं, तो उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका की लीडरशिप में बीजेपी हारी है विधानसभा, उसके बाद अगर हिमाचल भी नुकसान में रहा तो सवाल उनके ऊपर और उठेंगे। तो कांग्रेस के लिए तो वो सर्वाइवल की भी एक बात आ जाती है, उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मनोबल उनके कार्यकर्ताओं के लिए आ जाता है। यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। यहाँ महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं पुरुषों से, इसलिए दोनों पार्टियों ने महिलाओं के अलग मैनिफेस्टो लाए। बीजेपी की तरफ से महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने की बात की गई, लड़कियों को, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने की बात की गई, स्कॉलरशिप देने की बात की गई। ये तमाम वादे थे। बस में सफ़र करने में टिकट पर छूट देने की बात की गई। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हर महिला को 16 से 60 साल की में हम 1500 रुपये पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जैसे हमने बात की, बागी उनके, प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना पड़ा, तब भी वो नहीं माने, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे बागी, उनको नुकसान होता ही है बागियों के। ये जयराम ठाकुर ने भी हमारे इंटरव्यू में आज बोला, जो मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। वीरभद्र जी के ना रहने पर, वीरभद्र थे तो कांग्रेस के पास चेहरा था, इसलिए कांग्रेस ने किसी को उम्मीदवार बनाए नहीं, कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कांग्रेस में तो गुटबाजी शुरू हो जाती है। नेता अपने अपने गुट बनाने लगते हैं कि अब तक वीरभद्र जी के परिवार को ही क्या मिलेगी सत्ता, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा ही रही थी कि प्रतिभा सिंह को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, उनकी पत्नी है, मंडी से उपचुनाव जीती हैं, तो क्या उनको चेहरा अगर कांग्रेस घोषित करती तो फिर परिवारवाद का आरोप पार्टी के अंदर से लगता। तो कांग्रेस किसी चेहरे के साथ नहीं जा रही, तो वो एक समस्या हो सकती है। कांग्रेस के लिए उम्मीद है पुरानी पेंशन योजना। यहाँ पर 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी, जो कि एनपीएस में रजिस्टर्ड है। उनके परिवार वाले समझिए 4 लाख वोटों पर कांग्रेस, वो 4 लाख वोट कांग्रेस सोच रही है हमें मिल जाए। पुरानी पेंशन योजना उसकी गारंटी है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को कैंपेन कराया। देखिए, हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर दिया तो हम यहाँ भी करेंगे। हम जुमले नहीं कहते हैं। बीजेपी की इमोशनल पिच कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी ने कहा कि देखिए, मैं मोदी यहाँ का बेटा हूँ, प्रभारी रहे हैं मोदी जी, यहाँ लोगों से परिचित, जगहों से परिचित हैं, वो कनेक्ट करते हैं। यहाँ की जो चीज़ें, हस्तकला की वो चीज़ें पहनते हैं, कुल्लू का मफलर हो या टोपी हो या शॉल हो या फिर कांगड़ा की रुमाल हो, उसको वो प्रसारित करते हैं। उनका वो इमोशनल पिच है। तो ये तमाम मुद्दे अहम रहे। पुरानी पेंशन योजना, बेरोजगारी, अग्निवीर स्कीम, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उन तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। हिमाचल में हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मुसलमान यहाँ 2.20% हैं। तो फिलहाल काफ़ी दिलचस्प रहेगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो वो, जैसे हमने पहले ही बोला कि जेपी नड्डा की साख का सवाल, और कांग्रेस के लिए 2024 से पहले कुछ हाथ में तो हो कि वो बताएं कि हम जीतते हैं। तो उन्हें कार्यकर्ताओं का एक मनोबल के लिए भी ये हिमाचल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोगी अशोक महाले के साथ हिमाचल प्रदेश से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब नजर डालते हैं गुजरात पर। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि हर गुजराती को 10 लाख तक मुफ्त इलाज और दवा, किसानों का 3 लाख तक कर्ज, बिजली बिल माफ, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 500 रुपए में LPG सिलेंडर, 10 लाख नौकरियों में 50% महिला आरक्षण, बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता भी मिलेगा। और गुजरात में 1 दिसंबर को होने वाले पहले दौर के चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से हटाए गए नितिन गडकरी भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। एक नजर डालते हैं कुछ बड़े चेहरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, मनोज तिवारी सांसद हैं, ये भी वहां पर जाएंगे, रवि किशन भी सांसद हैं, वो भी जाएंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ, हेमा मालिनी और परेश रावल जो अभिनेता हैं वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गुजरात में शामिल हैं। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। सिद्धपुर से महेंद्र राजपूत, माटर से लालजी परमार और उढ़ाना से महेंद्र पाटिल का नाम इस फेहरिस्त में अब इन्होंने दिया है। ये 15वीं लिस्ट है आम आदमी पार्टी की और इन्होंने इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम दिए हैं। वैसे दिल्ली की भी बात हम करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने योग क्लास बंद होने के लिए बीजेपी और उपराज्यपाल पर जमकर हमला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और दिल्ली के LG ने मिलकर योग क्लासेस बंद करा दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे चलाने का बीड़ा उठाया है। CM केजरीवाल ने योग को आर्थिक मदद और समर्थन देने के लिए एक WhatsApp नंबर 7277972779 जारी किया है, जिस पर कोई भी मदद या समर्थन दे सकता है। LG साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक योगा टीचर को हम सुबह शाम योगा कराने के लिए 15,000 रुपये महीना देते हैं, मात्र 15,000। 15,000 रुपये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। 15,000 रुपये महीना देते हैं हम। जो लोग एक टीचर की या 2 टीचर की या 3 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहते हैं, वो मुझे लिख के, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि जी मैं एक टीचर की, कोई ये ना कहे मैं 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, वो ये कहे कि मैं 1 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 2 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर की तनख्वाह, और ये मैसेजेस मेरे को भेजें। तो व्हाट्सएप नंबर है 7277972779। चुनाव दिल्ली में भी है, नगर निगम चुनाव है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 60 से ज्यादा महिलाएं हैं। उम्मीदवारों ने नाम तय करने के लिए कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर PAC की कई घंटे बैठक चली, जिसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि इस बार नगर निगम चुनावों में आपने कूड़े को मुद्दा बनाया है।
कल ही आम आदमी पार्टी ने चुनावों के लिए 10 गारंटी जारी की, जिसमें साफ सफाई, कूड़े के पहाड़ का नहीं बनना और भ्रष्टाचार खत्म करना मुद्दा रहा। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने जितेंद्र अवार्ड के भांजे से इस पूरे मामले पर बात की है। हमारे साथ हैं जितेंद्र अवार्ड, जिन्हें कि अभी अभी जमानत मिली है, उनके भांजे। सर ये बताइए कि बहुत कोशिश की गई, जो एक्सेप्शन है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई, लेकिन फिर भी जमानत मिल गई। सच की परीक्षा, सच को हमेशा वो कहते हैं ना, कठिन परीक्षाओं से जाना पड़ता है, पर वो उभर ही आता है। तो सच उभरा है, सबके सामने है, और इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आज हमारे साथ बाहर आ रहे हैं और वो आके अपना संघर्ष जारी रखें। यानी ये लड़ाई जो है, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरह से अपमान किया फिल्म में, अगर महादेव के खिलाफ वो जारी रहेगी। देखिए, हर उस चीज के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी जो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र के इतिहास और खासकर शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह कार्रवाई को कैसे ले रहे हैं आप लोग, जो कार्रवाई की गई? सर, ये हम जैसे 2 दिन से कहे जा रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये उन्हें किसी तरह से जकड़ने की, किसी तरह से रोक रखने की कोशिश की गई थी, पर जिसमें सभी को दिख रहा है कि सामने वाले पक्ष पूरी तरह से नाकामयाब हुए। यानी और आवाज बुलंद होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। थैंक यू। ये जितेंद्र अवार्ड के भांजे दिग्विजय गर्जे हैं, ये बता रहे हैं कि आखिर सच की जीत हुई है। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने जितेंद्र अवार्ड के वकील से भी बात की है, उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। हमारे साथ है एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड के वकील विशाल। सुबह जब पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, तभी हमने काफ़ी डिटेल में आर्ग्यूमेंट किया और अरेस्ट अनवारंटेड थी। सेक्शन 41(1) का कंप्लायंस नहीं हुआ था। सेक्शन 7 ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और उनकी जो ओवरऑल कंडक्ट थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन दिया था इनिशियल स्टेज से। ये सब चीज़ों पे डिटेल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। जुडिशियल कस्टडी में लेने के बाद तुरंत हमने बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर का से फाइल करवाने के बाद उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लिया, और आर्ग्यूमेंट के बाद ये सब चीज़ों को डिटेल समझने के बाद उसके ऊपर जो ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर बेल एप्लीकेशन अलाउड हुआ है और 15,000 का उनको जामीन दिया गया। आपने जब तर्क दिया कि सेक्शन 7 के बारे में, वो एप्लीकेबल क्यों नहीं? सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होने के लिए काफ़ी सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 केम इनटू द एग्जिस्टेंस प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। तो उसी टाइम पे उसमें नोटिफाई किया गया था कि वो पर्टिकुलर एक्ट कहाँ कौन से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में एप्लीकेबल है, जिसमें बॉम्बे प्रोविंस का जिक्र किया गया है। पर 1871 में थाना डिस्ट्रिक्ट अलग फॉर्म हो चुका था। थाना डिस्ट्रिक्ट का उसमें कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। अब थाना डिस्ट्रिक्ट का रेफरेंस ना होने के बाद अगर वहाँ कोई डिटेल नोटिफिकेशन बाद में दिया गया है या वो नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट के दौरान या कोर्ट के सामने कोई भी चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए प्रोसिक्यूशन, इसलिए सेक्शन 7 एट दिस स्टेज एप्लीकेबल है या नहीं, इट इज़ एन लीगल इशू। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हड़गांव तालुका में रहने वाले लोग पिछले 30 सालों से जान जोखिम में डालकर पेनगंगा नदी पार कर रहे हैं। हर रोज सैकड़ों लोग नदी के इस पार से उस पार जाते हैं। 30 सालों से यहां पर पुल बनाने की मांग की जा रही है। आश्वासन भी दिया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से करीबन 65 किलोमीटर दूर हाड़गांव तालुका में रहने वाले लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर पेनगंगा नदी पार करते हैं। यहाँ पर पुल बनाए जाने की मांग दशकों पुरानी है, लेकिन कुछ नहीं होने पर लोग थर्मोकोल और लकड़ी की प्लाई के सहारे इसे पार करते हैं। कमलबाई नरवाड़े को यवतमाल के उमरखेड़ तालुका में देवी के दर्शन के लिए जाना है। सड़क से जाने पर 40 किलोमीटर का सफर तय करना होगा और पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे।
45 वर्षीय कमलबाई इस तरह से अपने बचपन से सफर कर रही है। अब डर नहीं लगता। भगवान का नाम लेकर अब आते जाते हैं। रोड से जाने पर ज्यादा पैसा लगता है, एक तरफा 250 रुपए लगते हैं, जबकि यहाँ केवल 100। कई लोग अस्पताल, चीनी कारखाने, स्कूल और कॉलेज पहुँचने के लिए इस तरह से सफर करने को मजबूर हैं। 65 वर्षीय शिवराम कदम किसान हैं। नदी की दूसरी तरफ यवतमाल के उमरखेड़ तालुका से नांदेड़ आते हैं, क्योंकि हर शुक्रवार को यहाँ बाजार लगता है, जहाँ से ये अपने खेत के लिए खरीदारी करते हैं। किसान के वास्ते सामान लाने को, औषधि, खाद, बियाने लाने को यहाँ हदगांव बाजार पेट है, वहाँ से लाते हम। डर मन में रहा तो अब जाएंगे कैसे, और काम करने के वास्ते समय कम लगने के लिए जाना पड़ता है यहाँ से। गांव वालों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करने की अब आदत हो चुकी है। 4 नवंबर को नाव बंद होने पर संभा नारायण कदम ने नदी तैरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर पर गिरने के कारण इन्हें चोट लग गई। अब भी एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं है। मुझे जरूरी सामान लाने जाना था, लेकिन नाव चल नहीं रही थी, इसलिए मैंने नदी पार करने की कोशिश की और तब मुझे हाथ और कमर पर चोट लग गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान नांदेड़ से आते हैं। गांव वाले इस समस्या को लेकर उनसे कई बार मिल चुके हैं। इसके अलावा हर पार्टी चुनावों के समय इस मुद्दे को उठाती है, आश्वासन देती है, लेकिन चुनावों के बाद ये आश्वासन कभी हकीकत में नहीं बदलते। कई नेताओं ने इन गांव वालों को कई सारे वादे किए थे, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों को हर रोज जान जोखिम में डालकर एक गांव से दूसरे गांव आना पड़ता है। एक ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में राजनीति बदल रही है, एक ऐसे समय में जब नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाते दिख रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी को इन गांव वालों की इन समस्या से फर्क भी पड़ता है। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इसके अंदर की साज सज्जा देखते ही बनती है। इसकी भव्यता की चर्चा हर जगह हो रही है। भव्यता हर जगह। ये किसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का नहीं, बल्कि किसी 5 सितारा होटल का लाउंज ज्यादा लगता है। इन खंभों को देखिए, भले ही आधार स्टील का हो, लेकिन साज सज्जा के लिए ट्रीटेड बम्बू यानी बांस का इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल 2 के दोनों चरणों को पूरा किया जाएगा। पहले चरण को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किया था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है, उससे भी ज्यादा भव्य है। 107 ई गेट्स के साथ साथ 90 बैगेज काउंटर हैं और जब यहां सारे उपकरण लगा दिए जाएंगे तो ये डीजी यात्रा के लिए जाना जाएगा, यानी मोबाइल फोन के इंटरफेस और आपका चेहरा आपको बगैर किसी परेशानी के सिक्योरिटी काउंटर तक पहुंचाएगा। डीजी यात्रा has been woven into the travel program, which means हम डीजी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, यानी आपकी शक्ल ही आपका बोर्डिंग पास होगा। ऑटोमेटिक बैगेज कैरियर, यानी आपको बैगेज के लिए काउंटर पर नहीं जाना होगा। इसके अलावा खाने पीने की ऐसी व्यवस्था जो आपने देश के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं देखी होगी। बेंगलुरु गार्डन सिटी के तौर पर जाना जाता है, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन संस्कृति के साथ तालमेल बैठाते हुए। इसके साथ ग्रीन एनर्जी का यहां इस्तेमाल होगा
और जब दोनों टर्मिनल पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे तो 6 करोड़ पैसेंजर्स की आवाजाही के लिए पूरी तरह सालाना सक्षम होंगे, बॉडी स्कैनर के साथ। अभी सुरक्षा उपकरण यहां लगाए जाने बाकी हैं। जब सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो यहां बोर्डिंग पास की जगह आपका फेस ही आपको एंट्री दिलाएगा इस एयरपोर्ट पर, यानी आपका जो चेहरा है उसे आप बोर्डिंग पास के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त अभी लगेगा, 2 से 2.5 महीने का। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सुंदरबन में नदी के किनारे जमीन के कटाव के कारण यहाँ के रहवासी और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जिस तटबंध पे मैं खड़ा हूँ, ये तटबंध कुछ साल पहले वहां हुआ करता था जहां पे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और किसान की जो खेती के जमीन थे वो भी वहां तक थे। लेकिन जमीन में कटाव के कारण ये तटबंध यहां तक पहुंच गया है और किसान की जो खेती के जमीन है वो और पीछे चला गया है। इससे ना सिर्फ किसान जमीन खोया है, लेकिन उस जमीन से जो उत्पादन और कमाई होता था उसमें भी कमी आया है। तकरीबन 72 लाख लोगों की रिहाइश वाला 10,000 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव जंगलों का ये डेल्टा गैर जिम्मेदार अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का पहला शिकार बन सकता है। 64 साल के प्रशांतो बिस्वास ने पूरी जिंदगी सुंदरबन में गुजार दी। इस दौरान उन्होंने अपनी खेती की जमीन को सिकुड़ते देखा, क्योंकि नदी जमीन को खा रही है। मेरे खेत करीब 150 फुट तक फैले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जमीन सिकुड़ रही है। नदी पहले छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो गई है। ये कहानी इकोलॉजी के लिहाज से संवेदनशील पूरे सुंदरबन की है, जहां जमीन खिसकने और नदी की गाद जमा होने से जमीन के समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन असल में नदी की धारा में इंसानी स्तर पर बदलाव की वजह से सुंदरबन के भारतीय इलाके में समस्या बहुत ही गंभीर है। ये इलाका गरीब और खतरे में पड़े कई समुदायों का घर है। खेती ही उनका जीवन यापन का इकलौता जरिया है, लेकिन समंदर का स्तर बढ़ने से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी में खारापन बढ़ रहा है, रहने की जगह घट रही है। बाप रे बाप, खतरनाक देख। बदलती आबो हवा की वजह से समुद्री तूफान जैसी घटनाओं से परेशानियां और बढ़ रही हैं। लेकिन दुनिया को प्रदूषित करने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये आशंका जताई जा रही है कि तकरीबन 15 लाख लोगों को अपना घर बाहर छोड़ना पड़ सकता है। आजकल अक्सर तटबंधों में दरार पड़ने से पानी हमारे इलाकों में प्रवेश कर रहा है। नमक मिले पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं। लगातार कटान से जमीन भी खत्म हो रही है। कभी कभी हम ये सोचने पर भी मजबूर होते हैं कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। তখন আমাদের এমনই মনে হয় যে এই দেশ ছেড়ে হয়তো আমাদের একদিন পালিয়ে যেতে হবে। हमारा आंखों के सामने बहुत जमीन और मेरा खुद का घर भी चला गया कुमीरमारी आइलैंड में। तो अभी इसके लिए हम लोग जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा ये प्रेयर है पूरा दुनिया का सामने, जो आप लोगों का जो पोल्यूशन का कारण से हम लोगों का जमीन, घर और हम लोगों का सब कुछ नदी का अंदर चला जा रहा है। 1967 से लेकर 2016 तक सुंदरबन को 210 वर्ग किलोमीटर जमीन का नुकसान हुआ। 1904 से देखा जाए तो जमीन 451 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गई।
पिछले 40 वर्षों के दौरान इलाके की 12% तट रेखा को नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में तट रेखा 40 सेंटीमीटर के हिसाब से घट रही है। पिछले 40 वर्षों के दौरान इलाके की 20% तट रेखा को नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में तट रेखा 40 सेंटीमीटर के हिसाब से घट रही है। यही हाल रहा तो अगले 50 से 100 वर्षों में कुछ द्वीप पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं। जानकार सुंदरबन को लेकर नए सिरे से प्रयासों को ही इससे बचाने का इकलौता रास्ता मानते हैं। सुंदरबन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का आर्थिक पहलू अहम है। यदि हम उचित और प्रभावी वित्त चाहते हैं तो हमें सुंदरबन को फिर से परिभाषित करना होगा और उसके बाद वित्तीय मौकों और जरूरतों पर गौर करना होगा। दुनिया भर में प्रदूषण के मामले में सुंदरबन जैसे इलाके में शायद प्रदूषण सबसे कम होता है, लेकिन अगर प्रदूषण की वजह से जो क्लाइमेट चेंज का समस्या है उसका असर हम देखने जाते हैं तो ऐसे इलाके में सबसे ज्यादा असर दिखाई देते हैं। सुंदरबन में घर और ये सारे आइलैंड पानी के नीचे जा सकता है अगर इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन क्या दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं? क्या कोई सोच रहे हैं कि क्या होगा यहाँ पे अगर प्रदूषण पे ध्यान नहीं दिया गया? और प्रदूषण से और क्लाइमेट चेंज से होने वाला नुकसान का भरपाई कौन करेगा? कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सुंदरबन से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। ब्लू टिक को लेकर ट्विटर पर अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। इस सब के बीच कैसे ट्विटर पर फेक न्यूज और वेरीफाइड फेक अकाउंट्स की बाढ़ आ गई है, बता रही हैं हमारी सहयोगी रुबीना मोंगिया। ब्लू टिक को लेकर ट्विटर पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। एलन मस्क के विवादास्पद पे टू वेरीफाई फीचर को लेकर ट्विटर पर फेक न्यूज और वेरीफाइड फेक अकाउंट की बाढ़ सी आ गई है। वेरीफाइड फेक अकाउंट ने एयरक्राफ्ट और हथियारों की बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरह खुद को बताकर ट्वीट कर दिया कि कंपनी सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका को मानवाधिकार उल्लंघन की वजह से हथियारों की बिक्री बंद कर रही है। एक और अकाउंट जो कि खुद को एली लिली फार्मा कंपनी बताने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ से ट्वीट आया कि इंसुलिन अब सबके लिए मुफ्त होगा। इसके बाद कंपनी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने बयान जारी किया कि ये सही नहीं है और इंसुलिन की कीमत प्रति वायल $100 बनी रहेगी। नियम तोड़ने वाले अकाउंट को बंद कर दिया गया और ट्वीट हटा दिए गए, लेकिन ब्रांड के वेरिफिकेशन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बरकरार हैं। पिछले हफ्ते एलन मस्क ने ट्विटर यूजर के ब्लू टिक के लिए $8 हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस की बात कही। अब पैसा चुकाने पर किसी को भी ब्लू टिक मिल सकता है, जो पहले मीडिया, ब्रांड और सेलिब्रिटी के लिए ही था। अब जब ब्लू टिक के लिए किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या में वो फर्जी अकाउंट जो खुद को ऑफिशियल ब्रांड की तरह दिखाते हैं, उन्हें ब्लू टिक मिल भी रहा है। इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि आगे बढ़ते हैं, जो पैरोडी अकाउंट हैं, उन्हें अपने नाम में पैरोडी लिखना होगा, न सिर्फ बायो में। पैरोडी अकाउंट चलाने वाले लोगों को बरगलाएं नहीं। लेकिन फर्जी अकाउंट एलन मस्क के उस दावे की हवा निकालते दिख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्विस के लिए पैसे देने के प्लेटफॉर्म से बॉट कम होंगे। मस्क ने ये भी कहा था कि फर्जी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पैसे नहीं देंगे, हालांकि ये सही साबित नहीं हुआ। ट्विटर ने कर्मचारियों को निकाला है तो कोई बड़े अधिकारी खुद जा भी रहे हैं। ट्विटर के प्राइवेसी ऑफिसर डैमियल कायरीन, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर लिया किसेर और चीफ कंप्लायंस अधिकारी मैरियाना फोग्रेटे ने इस्तीफा दिया है। अपने कर्मचारियों को भेजे नोट में एलन मस्क ने दावा किया है कि ट्विटर की वित्तीय हालात बुरे हैं और दिवालियापन की बात सवालों से बाहर नहीं है। उन्होंने इसे और ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ट्विटर ब्लू एक कोशिश है आय को बढ़ाने की। दिल्ली से रुबीना मोंगिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।